बच्चों, हम आपको इस पाठ के बारे में 2 दिन से समझा रहे थे और इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम बता रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ हमने बताया। आज चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन के बारे में सुनिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नगर प्रशासन या इसको कहते हैं नगर व्यवस्था या नगर प्रशासन, ये चंद्रगुप्त मौर्यकालीन नगर प्रशासन या तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन के अंतर्गत मौर्यों के प्रमुख नगर पाटलिपुत्र, उज्जैन, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थे। मेगास्थनीज के पुस्तक खंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का अच्छा वर्णन है और मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में, ये इन नगरों के बारे में आप जानेंगे। ये यहाँ के नगर थे और उस समय इनका शासन व्यवस्था चलाने के लिए पाटलिपुत्र के बारे में भी लिखा गया है कि 6 समितियों के द्वारा ये यहाँ शासन चलाई जाती थी। और इसके बाद यहाँ पे नगर प्रशासन के अंतर्गत ही वित्त व्यवस्था के बारे में आप सुनिए। तो वित्त व्यवस्था यहाँ इनके नगरों में राज्य की आमदनी कहाँ से होती थी, राज्य को आय कहाँ से प्राप्त होती थी, इसके बारे में बताना है। तो मौर्य प्रशासन काल में वित्त व्यवस्था जो थी वो मौर्य प्रशासन काल में वित्त व्यवस्था के बारे में, तो मौर्यों का आय का, ये मौर्य जो है, मौर्यों के आय का प्रमुख स्रोत 2 तरह से था। एक तरह से, एक तो इन्हें भूमि, इनकी आय प्रमुख रूप से भूमि से प्राप्त होती थी। तो भूमि के उपज से प्राप्त आय और भूमि के उपयोग से प्राप्त आय, कितनी भूमि हम उपयोग में कर रहे हैं उसके उपयोग से भी इन्हें आय प्राप्त होती थी इस राज्य को। और मौर्य प्रशासन के समय में राज्य को आय प्राप्त होती थी और उस समय उनके उपज, कितनी उपज प्राप्त कर पा रहे थे तो उसी उपज के आधार पर भी आय प्राप्त होती थी। नगर प्रशासन के अंतर्गत कृषि ही इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। राजा की आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही था। इस समय यहाँ, उस समय यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, तो पशुपालन पर भी कर लगाया जाता था। पशुपालन कर और आय, ये कृषि कर अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई थी। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी गई है इस पशुकर और कृषि कर को हम मानते हैं। तो कहते हैं मौर्यकाल में दासों को भी कृषि कार्य में लगाया जाता था। बड़े पैमाने पर दासों को भी कृषि कार्य में लगाया जाता था। ये लोग भी कृषि करते थे। राज्य को 2 प्रकार से आमदनियां होती थी और यह हम आपको बताएं, उपज के आधार पर, उपयोग के आधार पर। और उस समय नगर में मिस्र और सीरिया को मौर्य प्रशासन के लोग क्या करते थे कि मिस्र और सीरिया को लकड़ी, मसाले, ये सब की आपूर्ति किया करती थी। कहने का मतलब है वहां पे
व्यापार के विषय में हम ले चलते हैं। तो व्यापार आयात निर्यात दोनों ये करते थे। आयात और निर्यात दोनों पर टैक्स भी लगता था। व्यापार के लिए टॉलमी ने कहा कि मिस्र के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बंदरगाह की स्थापना इन लोगों ने किया और व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था। विदेशों से भी व्यापार होता था इनका। तो समुद्री मार्ग द्वारा भी व्यापार करते थे। कहते हैं कि अर्थशास्त्र के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यों के इतिहास का बड़ा अच्छा, मौर्य प्रशासन का अच्छा विवरण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 150 अध्याय है। तो उसमें जो है ये संस्कृत ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में भी बच्चों आपसे हमने बताया कौटिल्य कौन था। एक प्रकांड विद्वान था। वह चंद्रगुप्त का संरक्षण देने वाला था, उसका मार्गदर्शन करने वाला था, प्रकांड विद्वान था। सकल सूरज से तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके पास बहुत बुद्धि थी। उसने ही अर्थशास्त्र की रचना की और अर्थशास्त्र में मौर्यों के नगर प्रशासन का विवरण प्राप्त करने का अच्छा स्रोत है ये अर्थशास्त्र। उसमें कहते हैं 150 अध्याय और उसको ये संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र संस्कृत ग्रंथ है, हिंदी ग्रंथ नहीं है। तो इसको जो है वित्त व्यवस्था के बारे में आपने जाना। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य। उस समय जो किसान पार्टी हमें यानी किसानों की दशा हमने आपको बताया कि वहां पे एक बात और बतानी है कि किसानों के जो से आय प्राप्त होती थी तो किसान राजा को आय देते थे, उपज का अपने कुछ भाग दे देते थे और गांव में गायक नाटककार इन लोगों का प्रवेश राजा ने वर्जित कर दिया था। गायक नर्तक और नाटककार ये जो है गायक नर्तक और नाटककार ये तीनों लोगों का प्रवेश गांव में वर्जित था राजा के द्वारा। राजा ने वर्जित किया था। क्यों किया था? क्योंकि राजा यह सोचता था कि यदि गांव में इन लोगों का प्रवेश होता है तो गांव के किसानों का ध्यान कृषि से कम हो जाएगा, कृषि से हट जाएगा। राज्य को आय चाहिए, राजा को आय चाहिए। तो किसानों से टैक्स लिया जाता था। राज्य की आमदनी का स्रोत का आधार कृषि ही था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी था। आयात निर्यात पर भी कर लगाए गए थे। बस ये शॉर्टकट आप जान है। उसके बाद हम आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपने सुना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के मौर्य प्रशासन के मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन है। ये स्रोत है उसको मौर्यों के नगर प्रशासन को जानने के लिए। और उसके बाद आते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में गुप्तों का गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास बहुत तेजी से हुआ। यानी राजनीति और संस्कृति गुप्त काल की अपने चरमोत्कर्ष पर थी, चरम सीमा पर थी। बच्चों इसीलिए गुप्त काल को हम स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, क्योंकि गुप्त काल में बहुत कुछ हुआ था जिसे हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। तो आज जो है आप ये सुनिए
की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति ये हरिसेन की रचना है। हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दिग्विजयों, दानशीलता का अच्छा वर्णन है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त को धरती का देवता कहा गया है। उस समय क्या था, राजा अपने आप को दैविक उत्पत्ति मानते थे, जैसे अपने आप को देवता मानते थे, सारी शक्तियां उनमें केंद्रित होती थी, बस कानून बनाते थे, सब कुछ करते थे। तो उस समय ये हरिसेन द्वारा लिखित हरिसेन की रचना समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दिग्विजयों और दानशीलता का वर्णन करता है। समुद्रगुप्त महत्वाकांक्षी सम्राट था। कहते हैं इसने अच्छाई पर विजय प्राप्त की थी और बुराई का विनाश किया था, ऐसा कहते हैं। समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। विजयों में इसकी बड़ी रुचि थी। यह अपने आप को श्री गुप्त का प्रपौत्र मानता था। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था, गुप्त वंश का सम्राट था यह समुद्रगुप्त। तो कक्षा 12 के इतिहास में पहले हमने आपसे बताया कि इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक, तीनों का समावेश है। पिछली कक्षाओं में क्या था बच्चे कि बच्चों की पिछली कक्षाओं में केवल हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते थे और राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के विषय में थोड़ा बहुत बस। लेकिन अब इसमें सब मिक्स करके हम देखते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें। समुद्रगुप्त के बारे में कभी हम आपको विस्तृत चर्चा कर देंगे। आज इस पाठ के तहत बहुत साफ रूप में थोड़े थोड़े इन लोगों के बारे में दिए हुए हैं। जैसे हमने आपको एक दिन चंद्रगुप्त के बारे में विस्तार से बताया, तो चंद्रगुप्त के बारे में मैं बताई थी आपको। वैसे यदि विस्तार से बताने तो पाठ जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी हम आपको बता देंगे इसके बारे में। तो समुद्रगुप्त यह विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कहते हैं कि निर्धनों, पीड़ित लोगों, असहायों, बेसहारा व्यक्तियों के जीवन को पालने के लिए यह व्यस्त रहता था। उनके साधन को जुटाने के लिए, उनके जीवन को पालने के साधन को जुटाने में यह व्यस्त रहता था, ऐसा कहा है समुद्रगुप्त के बारे में। यह महादानी भी था। अभिलेखों, सिक्कों, मौर्यों के समय में, उस समय प्रयाग प्रशस्ति में भी है कि मौर्यों के समय में, समुद्रगुप्त के समय में सोने की मुद्राएं जारी की गई थी। सोने की मुद्राएं जारी की गई थी। किसी ने कहा, जैसे चीनी यात्री वेनसांग जब भारत आया, बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत में आए थे। तो जब ये लोग भारत आए तो इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। जैसे चीनी यात्री वेनसांग, फायांग, ये लोग जब भारत आए तो इन्होंने भारत का विवरण अपने जो है लिखा और उसको भी लोग जो है पढ़ करके प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति स्वयं समुद्रगुप्त के दिग्विजयों और दानशीलता के इतिहास जानने का एक स्रोत है। तो समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये गुप्त वंश का महान शासक माना जाता है।
समय में, कहते हैं गुप्त साम्राज्य के समय में, गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय साहित्य संस्कृति का पर्याप्त बहुत विकास हुआ था। तो जिस युग में प्रजा शांतिमय जीवन जीवित जिए और कला और साहित्य संस्कृति का विकास हो, उसी युग को ही तो स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो गुप्त काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी। गुप्त युग में सोने की स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, लेकिन किसी ने लिखा है कि उस समय लोग कौड़ियों से भी लेन देन करते थे। कौड़ी जिसे कहते हैं, होता है कौड़ी, कौड़ियों से भी लेन देन ये सब करते थे, लेकिन इसका बड़ा ही कम वो है प्रचलन, मतलब इसका विवरण बहुत विस्तार से नहीं। ज्यादातर कहा जाता है कि उसमें सोने की मुद्राएं प्रचलित थी और बहुत सारे कला और साहित्य का विकास, जब किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय कला और साहित्य का विकास अपने चरम उत्कर्ष पर था। इसी तरह कुषाण वंश है, बच्चों इसमें थोड़ी थोड़ी करके आपके पाठ में है। जैसे किसी पहले क्या था, हम समुद्रगुप्त का पढ़ रहे हैं तो समुद्रगुप्त का ही एक चैप्टर रहता था, चंद्रगुप्त का पढ़ा एक चैप्टर चंद्रगुप्त का ही होता था। लेकिन अब इसमें सारे इन राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा, उस समय मौर्यों के समय में जो राजा था जैसे चंद्रगुप्त है, और इस तरह गुप्त वंश में समुद्रगुप्त है, कुषाण वंश में कनिष्क है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिस ने की थी। कौन किया था? कुजुल कटफिस ने की थी कुषाण वंश की स्थापना। इसके बाद उस वंश पर कुषाण वंश का राजा कुजुल कटफिस के बाद भीम कटफिस के बाद कनिष्क राजा बना 78 ईसा पूर्व में। तो 78 में उसने कनिष्क राजा हुआ। कनिष्क भी कुषाण वंश का बड़ा महत्वाकांक्षी सम्राट था और कनिष्क का भी अपना एक महत्व है। आपने इस पाठ में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त,